Hello friends, welcome to Income Tax Gurukul. So we were discussing the various type of arrangement की जैसे फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि लेट आउट प्रॉपर्टी है और सेकंड हमने डिस्कस किया सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी उसका टैक्सेशन कैसे करेंगे। साथ के साथ हम ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि वैकेंसी पीरियड है, अनरियलाइज्ड रेंट है, तो उनको जो अनरियलाइज्ड रेंट रहेगा या फिर वैकेंसी पीरियड के टाइम का जो रेंट रहेगा जो रियलाइज नहीं हुआ या फिर हमें रिसीव नहीं हुआ तो उसको हम कैसे टैक्सेशन करेंगे। तो उसी केस में आज एक आगे हम बढ़ते हैं। तो उसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हमेशा की तरह उस टॉपिक को समझेंगे और उसके बाद उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो, व्हेन हाउस प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर। जैसे कि मान लो कि एक हाउस प्रॉपर्टी है फॉर 8 मंथ्स, अगर वो लेट आउट है 8 मंथ्स अगर लेट आउट है तो जरूरी थोड़ी ना कि पूरे साल ही लेट आउट रहे। तो हो सकता है कि उसका टेनेंट बीच में छोड़ के चला जाए और बाद में कोई और टेनेंट मिले ही ना, तो बाकी के 4 महीने अब वो या तो अनऑक्यूपाइड रहेगी या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगी। या तो उसको कोई भी आया नहीं है और या फिर कोई आया नहीं है तो फिर कई बार क्या होता है कि खुद ही जाके रहने लग जाते हैं, इस वजह से भी वो उसको खाली करवा लेते हैं, या फिर वो अनऑक्यूपाइड रहेगी। तो दोनों ही केस में हमें वो वाली ट्रांजेक्शन देनी। तो कोई भी अगर सिंगल यूनिट की प्रॉपर्टी है वो self occupied है for part of the year let out for the remaining part of the year, then expected rent of the whole property shall be taken into account. Expected rent for the whole property can be taken into account. ठीक है, the expected rent of the whole year shall be compared. पूरे साल का देखना। देखो बेटा, ये ध्यान रखो, जो एक्सपेक्टेड रेंट है पूरे साल का उसमें लेट आउट का पीरियड भी आएगा और सेल्फ ऑक्यूपाइड का, वो कंपेयर किया जाएगा बेटा किसके साथ, एक्चुअल रेंट के साथ, किसके लेट आउट पीरियड के साथ, और विच एवर इज हायर विल बी एडॉप्टेड एट जीएवी। मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, हमेशा हम किसका कंपैरिजन करते हैं, लास्ट में हमेशा कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल रेंट का और एक्सपेक्टेड रेंट का, और जो भी इन दोनों में हाई आता है उसको ये हम जीएवी मान लेते हैं। ठीक है, बात तो सही है सर, लेकिन यहाँ पे पूरे साल का एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करना है एक्चुअल रेंट के साथ, जो लेट आउट पीरियड का, सिर्फ लेट आउट पीरियड का एक्चुअल रेंट। मान लो कि पूरे 12 महीने में अगर 8 मंथ्स ही वो लेट आउट थी, तो इस 8 मंथ के अंदर उसको कितना एक्चुअल में रेंट रिसीव हुआ है, वो कंपैरिजन करनी है किसके साथ बेटा, ईआर के साथ, जो एक्सपेक्टेड रेंट के साथ। और जो भी उनमें से हायर होगा तो आप कहोगे सर मोस्टली केसेस में जनरली जो एक्सपेक्टेड रेंट 1 ईयर का, इन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हमेशा हायर रहेगा एक्चुअल रेंट ऑफ 8 मंथ से। हम मोस्टली केस आप ऐसे बोल सकते हो, बट ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। तो आप ऐसे ही ना बोल सकते हो कि ईआर को ही ले लो, ये कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं बेटा, कई बार ऐसा होगा कि ईआर की वैल्यू कम हो और एक्चुअल रेंट की वैल्यू ज्यादा हो, तो फिर उस केस को कोई मतलब ऐसा कोई एग्जाम्पल आना ही नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने मेन कर दिया कि ईआर और जो एक्चुअल रेंट है, ईआर पूरे साल का होल ईयर और एक्चुअल रेंट है और लेट आउट पीरियड का, वो कंसिडर किया जाएगा। हाउएवर एक बात ध्यान रखो, अब कहोगे कि सर म्यूनिसिपल टैक्स का लेट आउट पीरियड का माइनस कर सकते हैं, सेल्फ ऑक्यूपाइड का माइनस नहीं कर सकते। उस केस में बेटा ये ध्यान रखो, जो लेट आउट जो म्यूनिसिपल टैक्स है ना, वो पूरे साल का अलाउ किया जा सकता है एज ए डिडक्शन, प्रोवाइडेड इट इज पेड बाय द ओनर। वो तो ठीक है, वो तो हमें पता है कि अगर कोई भी डिडक्शन म्यूनिसिपल टैक्स है उसको अगर डिडक्शन अलाउ करना है तो उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन रहेंगी कि ओनर होना चाहिए और एक्चुअल में पेमेंट होनी चाहिए। वो चीज तो ठीक है, वो तो फुलफिल कर लेंगे। लेकिन आपको पता है ना, पूरे साल तो लेट आउट रही नहीं, तो जो बाकी के महीने, मान लो 8 महीने अगर लेट आउट रही, 4 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, तो उस टाइम का भी हम म्यूनिसिपल टैक्स तो पे किया है ना। तो क्या वो म्यूनिसिपल टैक्स अलाउ होगा एज डिडक्शन? यस, डेफिनेटली होगा, वो एज डिडक्शन अलाउड होगा। तो ये ही इसके ऊपर हम एक पूरा एलेबरेट करेंगे, क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लेकिन एक मुझे एक बात बताइए बेटा, क्या आप ऐसा कर सकते हो कि जैसे मान लो आपने बोला कि आपको पता है, देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो पहले वाले जिसने लेक्चर देखे ना उसको समझ में आ जाएगा। ये बताओ मुझे कि हमेशा किसकी कंपैरिजन करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट की। ठीक है, और इन दोनों में से जो भी हायर होगा उसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं उसको, उसको मान लेते हैं जीएबी। ठीक है, समझ में आ गया सर। अब अगर मान लो ये वाला अरेंजमेंट ना किया होता, अगर ये वाला अरेंजमेंट, मैं बता रहा हूँ ये अरेंजमेंट ना, तो लोग कैसे बेनिफिट उठाते, तो कहते हैं कि सर मैंने सिर्फ 1 मंथ के लिए प्रॉपर्टी लेट आउट करी है, बाकी के 11 मंथ है ना वो प्रॉपर्टी
सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, उसे क्या बेनिफिट होगा? उसे ये बेनिफिट होगा क्योंकि जो म्यूनिसिपल टैक्स है ना वो पूरे साल का अलाउ किया जाएगा। तो एक मंथ अगर आप लेट आउट प्रॉपर्टी को दिखा दोगे कैसे भी डॉक्यूमेंट बना के, एक मंथ के लिए अगर आपने दिखा दिया ना, तो आप पूरे साल के म्यूनिसिपल टैक्स है ना उसका एग्जम्पशन ले सकते हो। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत सियाने है, जो लॉ मेकर्स हैं बहुत क्लेवर, दे आर वेरी मच क्लेवर। तो उन्होंने क्या किया, नहीं बेटा हम आपको ये बेनिफिट नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे, ईआरओ पूरे साल का एक्सपेक्टेड रेंट, आपने बेशक एक महीने के लिए लेट आउट किया है, हम पूरे साल के एक्सपेक्टेड रेंट की कंपैरिजन करेंगे इस एक महीने के एक्सपेक्टेड रेंट के साथ, और जो भी हायर अमाउंट आएगी ना वो लेंगे। तो डेफिनेटली आपने बेशक एक महीने के लिए दिया हो तो ईआर की वैल्यू ही हमें लेनी है। तो आप एक महीने के लिए दो, तो 2 महीने के दो, कितने भी टाइम के लिए हमें फर्क नहीं पड़ता। तो देखो जो ये वाली चीज है ना, ये आपको दिखने में ऐसे लग सकती है, लेकिन बहुत सारे, क्योंकि बहुत ना अपनी बहुत लोग अपनी बुद्धि लगाते हैं, और बुद्धि लगा के ना किधर से अपना टैक्स प्लानिंग करते हैं, टैक्स डिवीजन भी करते हैं, और कहीं ना कहीं से लगाते हैं। तो इसलिए वो वाला स्कोप बंद कर दिया कि अब एक महीने दे के म्यूनिसिपल टैक्स पूरे साल का क्लेम नहीं कर सकते। कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन एक महीना दे के आप सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्स को क्लेम करने के लिए एक महीना दिखा रहे हो, तो उसमें बेटा सीधा ईआर की वैल्यू को जीएवी से कर देंगे। और अगर मान लो एक महीने भी अगर आपने एक महीने भी अगर लेट आउट नहीं करी, तो पूरे 12 के 12 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड थे, तो उस केस में तो मैंने बता ही दिया, तो जीएवी कितना हो जाएगी, नील हो जाएगी। और यहाँ पे जीएवी बेटा नील नहीं होगी, इस केस में जीएवी नील नहीं, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेंट में को ही जीएवी मानेंगे, और उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स माइनस कर लोगे तो भी नील तो आएगी नहीं बेटा। म्यूनिसिपल टैक्स है ना एक्सपेक्टेड रेंट से तो ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये शायद आपको समझ में आ गया। अगर हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं तो उससे पूरा उस प्रॉब्लम करेंगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। राजू लक्ष्मी के पास एक हाउस है बेटा, किधर है वो हाउस? वो है हाउस चेन्नई के अंदर। ठीक है, म्यूनिसिपल वैल्यू उस हाउस की कितनी है? 5 लाख रुपए। फेयर रेंट कितना? 4,20,000। और स्टैंडर्ड रेंट कितना? 4,80,000। प्रॉपर्टी इज लेट आउट फॉर 50,000 पर मंथ अप टू दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 तक ही लेट आउट है प्रॉपर्टी। ठीक है, द टेनेंट वेकेटेड द प्रॉपर्टी एंड श्रीमती राजलक्ष्मी यूज्ड इट फॉर द सेल्फ ऑक्यूपेशन। बाकी टाइम के लिए उसने क्या किया? सेल्फ ऑक्यूपाई किया उसने। तो देखा जाए तो दिसंबर तक वो ऑक्यूपाइड थी, लेट आउट थी। बाकी ये 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च वो सेल्फ ऑक्यूपाइड थी। रेंट फॉर द मंथ ऑफ द नवंबर एंड दिसंबर, 2 महीने का रेंट ना वो रियलाइज नहीं हुआ बेटा। रियलाइज ना हुआ तो क्या उसने ओनर्स ने एफर्ट की रियलाइज करने की? हाँ, जो भी कंडीशन रूल 4 में थी वो सब सेटिस्फाई हो गई, तो ठीक है हम उसका डिडक्शन दे देंगे। सी पेड म्यूनिसिपल टैक्स at 12% during the year. सी पेड इंटरेस्ट और 25,000 during the year for the amount were for repairs. repairs के लिए कितना हम अलाउ कर सकते हैं? 30,000 का, अगर लोन 1499 के बाद में लिया गया है तो आपको हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूट करनी है फॉर द ईयर, फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे कितना हो जाएगा? फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा या प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2021-22 का निकालना है आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सिंपल है बेटा, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे किससे? वही म्यूनिसिपल वैल्यू जो हमेशा की तरह हम करते हैं, वही म्यूनिसिपल वैल्यू। म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी बेटा इसकी? 5 लाख रुपए। यहां से आगे ना म्यूनिसिपल वैल्यू 5 लाख रुपए। ठीक है, और जो इसका किसके साथ कंपेयर करेंगे? फेयर रेंट के साथ। तो फेयर रेंट कितना बेटा? 4,20,000। और इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो हम दे देंगे। दोनों में से ज्यादा कितना बेटा? 5 लाख। एक मिनट, इसको ठीक से लिख देता हूं मैं। दोनों में से ज्यादा कितना है? 5 लाख। ठीक, अब उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट के साथ इसको क्या कर देंगे? रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। स्टैंडर्ड रेंट कितना है? 4,80,000। मतलब जो भी रेंट आया है ना इन दोनों में से जो भी हायर, वो स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं हो सकता। तो एक्सपेक्टेड रेंट आ गया बेटा। एक्सपेक्टेड रेंट की वैल्यू कितनी आ गई? दोनों में से जो भी हायर, दोनों में से इसको यहां तक रिस्ट्रिक्ट करना तो कितना आ गया? 4,80,000। ये आ गया एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक है भाई, अब इसके बाद बात करते हैं एक्चुअल रेंट की। तो
एक्चुअल रेंट में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, एक्चुअल रेंट कितना मिल रहा है उसको, 50,000 रुपए पर मंथ, 50,000 पर मंथ इंटू अगर 12 महीने करते तो पूरे साल का जाएगा, कितना आएगा, 30, 12 पंजे 60, तो कितना हो गया बेटा, 6 लाख रुपए हो गया। बट इतना तो हमें आया ही नहीं, तो कितना आया हमें, हमें सिर्फ और सिर्फ कितना आया है, सिर्फ 9 महीने का आया है, क्योंकि 3 महीने का मिला नहीं। तो 50,000 है, उसका 9 महीने का 4,50,000 आ गया बेटा। और 2 महीने से रियलाइज, 2 महीने का उसको रेंट बेटा क्या हो गया, मिला भी नहीं, 2 महीने उसको रियलाइज नहीं होता। अनरियलाइज रेंट भी तो माइनस करना पड़ेगा ना, अनरियलाइज्ड रेंट कितना बेटा, अनरियलाइज्ड रेंट 50,000 एक का तो 1 लाख हो जाएगा ना, 1 लाख, ठीक है। अब मुझे बताओ अनरियलाइज होने के बाद कितना आ गए, 3,50,000। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। अब एक बात और बताओ इसमें, अगर ये अनरियलाइज्ड रेंट है, टोटल रेंट कितना आना चाहिए था, 6 लाख आना चाहिए, बट वैकेंसी हो गई, 6 लाख में से अनरियलाइज रियलाइज हमें कितना हुआ, 1 लाख नहीं हुआ, तो कितना हो जाता बेटा, 5 लाख हो जाता, 5 लाख हो जाता, बट 5 लाख हुआ नहीं, तो कितना हुआ, क्योंकि 5 लाख में से 3 महीने तो वो वैकेंसी नहीं आई, तो वैकेंसी की वजह से, वैकेंसी की वजह से कितना आ गया बेटा, 3,50,000। तो अब हमें जीएवी लेना है, यहाँ पे कितना है, 3,50,000, ठीक है। तो जो ग्रोस एनुअल वैल्यू वो रहेगी, 1 मिनट, तो हमने थोड़ी देर पहले जब थ्योरी कर रहे तो हमने पता चला था कि हमें एक्सपेक्टेड रेंट है और जो लेट आउट टाइम था उसका जो एक्चुअल रेंट है, इन दोनों में से जो भी अमाउंट हायर होगी वो लेना है। तो बेटा इन दोनों में अमाउंट में हायर कौन सी है, ये वाली हायर है कि ये वाली, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ी है, तो ग्रोस एनुअल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,80,000 आ गई इसकी ग्रोस एनुअल वैल्यू, ठीक है। चलो ठीक है, ग्रोस एनुअल वैल्यू के बाद आप इसमें से क्या करेंगे, हम म्यूनिसिपल टैक्सेज माइनस कर देंगे। और म्यूनिसिपल टैक्सेज कितने दे रखे हैं बेटा, इसमें म्यूनिसिपल टैक्सेज दे रखे हैं 12%, 12% ऑफ द, तो कितना है 5 लाख, तो 5 लाख का 12% कितना होगा बेटा, 60,000। तो यहाँ पे 60,000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इसके बाद आ जाएगी नेट एनुअल वैल्यू, एनएवी। तो एनएवी की वैल्यू इसमें से 4,80,000 में माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 4,20,000, ठीक है। अब 1 मिनट रुको इसको, हाँ 4,20,000 आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं 4,20,000 आने के बाद डिडक्शन की बात करते हैं। तो यहां पे लिखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। तो पहला डिडक्शन रहेगा 30% ऑफ एनएवी। एनएवी कितना है, 4,20,000, ठीक है। 4,20,000 का 30% निकालो बेटा। देखो अगर निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके पास वो होना चाहिए, हेल्थ कैलकुलेटर होना चाहिए। 3 दूनी 6 और 4 3 12, 1,26,000 हो गया वो। और बेटा इसके बाद दूसरा हम देखते हैं कितना हो गया, 1,26,000। इसके बाद हम दूसरा जो डिडक्शन रहेगा वो रहेगा इंटरेस्ट का। अब इंटरेस्ट और चेक करते हैं, इंटरेस्ट कितना है इसने ड्यूरिंग द ईयर, कितने का इंटरेस्ट पेड किया, 25,000 रुपए का। और फॉर द रिपेयर्स, रिपेयर्स के लिए 25,000, तो 30,000 तक अलाउड हो सकता है, बट इसमें 25,000 ही पे किया है।
तो इंटरेस्ट कितना हो गया 25,000। तो टोटल ये कितना आ गया बेटा डिडक्शन, ये डिडक्शन आ गया 1,51,000। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विल बी, इसमें से 1,51,000 माइनस कर दो, तो 4,20,000 में से 1,51,000 माइनस कर दो, ठीक है। 9, यहाँ पे कितना बचा 6, और यहाँ पे 2,69,000। सॉरी ये यहाँ पे ब्रैकेट में मत डालो इसको, तो 2,69,000 आ गया इसका आंसर, दैट इज द फाइनल आंसर। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा, मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि देखो इसमें ये तो आपको समझ में शुरू में आ गया कि 5 लाख को इसमें से दोनों में हायर अमाउंट लेंगे, इसके बाद इसके साथ कंपैरिजन करेंगे और यहाँ तक शिफ्ट कर देंगे, तो 5 लाख नहीं आएगा, 4,80,000 तक आ गया। इसके बाद एक्चुअल रेंट निकालना है, यहाँ पे एक्चुअल रेंट में देखो 50,000 एक महीना है, तो 12 महीने का 6 लाख रुपए हो गया। 6 लाख में से अनरियलाइज्ड रेंट तो 2 महीने का उसे मिला ही नहीं, नवंबर और दिसंबर का, ठीक है, और दिसंबर तक ही हो रहा था, जनवरी फरवरी मार्च में तो खाली ही कर दिया था उसने, तो 3 महीने का कितना हो गया 1.5 लाख रुपए। तो यहाँ पे अगर 9 महीने का निकाल दे तो कितना होगा 1,50,000, और ये रियलाइज नहीं और उसने कंडीशन 4 भी सेटिस्फाई कर दी, तो इसका डिडक्शन भी मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा, तो 3,50,000 आ गया। और हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो एक्चुअल रेंट आया है, एक्चुअल रेंट जो लेट आउट के टाइम का जो एक्चुअल रेंट है उसकी कंपेरिजन करनी है एक्चुअल रेंट लेट आउट के टाइम की किसके साथ, एक्सपेक्टेड रेंट के साथ, और जो भी हायर होगा उसी को हम क्या ले लेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करेंगे, म्यूनिसिपल टैक्सेस दे रखे बेटा 12% ऑफ 5 लाख, यानी म्यूनिसिपल वैल्यू का 12%, तो 12 60,000 आ गया बेटा। अब 60,000 आने के बाद एनएवी आ गया, एनएवी में से हमें सेक्शन 24 के जो डिडक्शन है वो माइनस करना है, तो पहला डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी वाला हो जाएगा, 30% ऑफ एनएवी। तो 30% ऑफ एनएवी कितना होगा, देखो जहाँ पे कैलकुलेशन अगर मान लो कहीं पे मिस्टेक है तो आप उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए, रेक्टिफाई मुझे भी बता दीजिए कहाँ पे रेक्टिफाई करना है, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। लेकिन मेथड यही है, तरीका यही है, आपको मेन मोटिव ये है कि तरीका समझ में आना चाहिए, क्वेश्चंस तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आ जाएगा। और उसने इंटरेस्ट भी लिया है, तो इंटरेस्ट के ऊपर भी आप अगर रिपेयर के लिए इंटरेस्ट लिया है तो बेटा उसको आपको पता है जब रिपेयर्स के लिए इंटरेस्ट होता है तो उसमें 30,000 तक की वैलिडिटी अलाउड रहती है, की लिमिट अलाउड रहती है, बट यहाँ पे तो 25,000 है, तो सीधी सी बात है पूरा का पूरा ये माइनस कर देंगे 1,51,000, और यहाँ से 1,51,000 माइनस कर, तो दिस इज द आंसर। तो ये एक टाइप था जब इन हाउस प्रॉपर्टी को कुछ टाइम के लिए लेट आउट किया, अगर कुछ टाइम के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड किया, तो उस केस में हमें कैसे कैलकुलेट करना है, ये उसका एक डेमो था, ये एक प्रॉब्लम थी एक छोटी सी जो हमने समझी। आप इसकी और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा, और इस चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सपोर्ट कीजिए, आप सब लोगों के लिए इतनी सब मेहनत हो रही है। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।